हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग भाई? भाई उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और इस महारथी बैच से पढ़कर आपको पॉलिटी में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और धीरे धीरे आप पॉलिटी में भी अपना अच्छी सी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार डिस्कशन किया आपके साथ, जो जनता के लिए कुछ अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जनता को कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसके बाद मौलिक अधिकार के बाद जो कुछ रह गए अधिकार, तो उन्हें राज्य के नीति निदेशक तक मतलब डीपीएसपी में रखा गया, जो आपको राज्य अधिकार देता है। वो डीपीएसपी के अंतर्गत रखे गए हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हमने 3 वीडियो उसमें खत्म किया। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हैं। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया आपको कि डीपीएसपी भी मौलिक अधिकार की तरह जो जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो राज्य देता है। क्या देता है? राज्य देता है। इसलिए लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। क्या होती है फुल फॉर्म? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंतर्गत जनता के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। डीपीएसपी हमारे संविधान में हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, अमेरिका से लिए गए थे। और राज्य के नीति निर्देशक तक पूछ सकता है आपसे पेपर में, कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तक आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तक लिए गए हैं। लिख लेते हैं हम कि यहाँ पे डीपीएसपी लिए गए। पूछ सकता है पेपर में कि डीपीएसपी जो भाग 4 में है वो कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? प्यारे साथियों कमेंट में बताएं। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको, जो मौलिक अधिकार की पहली क्लास थी उसमें पढ़ाया था। डीपीएसपी लिए गए आयरलैंड से। अब हम चर्चा करते हैं कि डीपीएसपी मौलिक अधिकार भाग 3 में थे, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। कहाँ से? साथ साथ लिखते जाते हैं कि हमारे क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी कहाँ है? तो भाई प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, भाग 4 में। कहाँ पे? भाग 4 में। अगर जो बच्चे इस बैच से, इस वीडियो के माध्यम से इस बैच से आज ही जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं इस महारथी बैच में मैंने पॉलिटी शुरू से पढ़ाई है। तो आप अगर शुरू से देखेंगे, अगर जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसके लिए बेहतर है। लेकिन जिस बच्चे ने भाग 1 आर्टिकल 1 से नहीं पढ़ा, भाग 1 से नहीं पढ़ा, तो वो पिछली वीडियो जाके देख ले जहाँ से मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी। इस महारथी बैच में मैंने पॉलिटी शुरू से पढ़ाई है
और लगभग अभी 6-7 वीडियो हो गए हैं। डीपीएसपी लगभग मुझे लगता है 7वीं वीडियो में चल रहा है, 7वीं या 8वीं वीडियो में चल रहा है डीपीएसपी। तो भाग 1 से हमने पढ़ाया है वहाँ पे, और अब हम भाग 4 पे आ गए हैं। किसके भाग 4 पे? संविधान के भाग 4 पे, क्योंकि पूरे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हम भाग 4 पे आ गए हैं। डीपीएसपी की आज वर्णन हो रहा है। जो प्यारे साथी हैं, भाई बहन, मेरे प्यारे बंधु जो आज जुड़े हैं, उनसे कह देता हूँ, अगर आप शुरू से इस बैच से जुड़े हैं और पॉलिटी शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग दिन प्रतिदिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता जा रहा होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो से, इस टॉपिक से आज ही से जुड़े हैं तो मैं पहले आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके पहले जो मैंने शुरू से इस बैच में पढ़ाई है पॉलिटी, उसको लगातार आप वीडियो वो ले लीजिए, पिछली वीडियोस भी आप ले लीजिए, यही सलाह है मेरी। अब इसके बाद भाग 4 में दिए गए हैं आर्टिकल, कहाँ से? आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल तक, 36 से 51 आर्टिकल तक क्या दिए गए हैं? डीपीएसपी दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। अब क्या साथ है, ये देख लेते हैं कि हर एक चीज का अपना एक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। तो जो डीपीएसपी में जो जनता को अधिकार दिए गए हैं, इनका उद्देश्य क्या था? इनको देने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये है कि जब हम जनता को अधिकार देंगे, राज्य कुछ जनता को अधिकार देगा जिससे जनता का कल्याण होगा। जब जनता का कल्याण होगा भाई तो राज्य का कल्याण होगा। तो राज्य, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, पर्पज डीपीएसपी का क्या? 2 उद्देश्य हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और एंड प्यारे साथियों, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है कि आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना। आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना, आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना। डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना। अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार डीपीएसपी में अंतर है कि अगर मौलिक अधिकार जो देश की जनता को दिए गए हैं, अगर वो लागू नहीं होते हैं, मान्य नहीं होते हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी जो राज्य की सरकार है आपको क्या देती हैं? अधिकार देती हैं। अगर वो आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे और वो आपके लिए वो नहीं करती हैं, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्या नहीं जा सकते हैं? कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट नहीं जा सकते हैं प्यारे साथियों, मतलब बाध्य योग्य नहीं है। अगर राज्य ने कोई प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे आपके लिए और वो नहीं करता है तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, मौलिक अधिकार आपका कोई है और मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लड़ सकते हैं भाई कि हमारा मौलिक अधिकार क्यों नहीं दिया गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक शब्द होता है मौलिक, बाध्य योग्य नहीं है। मतलब जी क्या है? बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य नहीं है, मतलब आप अगर ये लागू नहीं होते हैं, मान्य नहीं हो रहे हैं, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं भाई साहब। अब हम आर्टिकल 36 से 51 तक जो डीपीएसपी दिए गए हैं, अब हम आर्टिकल 36 से सबसे पहले हम जो इसके मेन आर्टिकल है उनकी चर्चा करेंगे, फिर अगली वीडियो में जो शेष रह जाएंगे आर्टिकल फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 36 की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 36 डीपीएसपी का आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या? राज्य
राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आप याद कर लीजिए आर्टिकल 26। मतलब राज्य की परिभाषा का मतलब डीपीएस फीस कौन देगा आपको? राज्य देगा और वहां के सरकारी संस्थान देंगे। इसका मतलब ये है कि राज्य की परिभाषा का मतलब कि डीपीएस आपको कौन देगा? राज्य की सरकारें देगी और वहां के सरकारी संस्थान देंगे। ठीक है, अब हम जो इसका आर्टिकल 40 है उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत की जब जब बात आएगी, जब जब महात्मा गांधी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि बापू ये चाहते थे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उतनी पावर मत दो। देश की आन बान शान देश के गांव हैं, तो देश के गांव को ही भाई साहब, देश के गांव को ही, जो देश के गांव के प्रधान हैं उनको बहुत ज्यादा पावर दे दो। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पावर बहुत कम दो। सबसे पहले आप जो गांव के प्रधान हैं उनको दो पावर, फिर उसके बाद राज्य सरकार को दो, उसके बाद केंद्र सरकार को दो। बापू का ये मानना था कि आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहता है। ये बापू का सपना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसकी चर्चा हमारे आर्टिकल 40 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। मतलब भाई जो हमारा प्रधान होता है, प्रधान को बहुत ऊंचे लेवल की पावर दी जानी चाहिए। प्रधान को भाई हाई लेवल पर आप कानून दिए, प्रधान को हाई लेवल पर फैसला लेने का कानून आप अधिकार दें। एक नहीं है पहले केंद्र सरकार को पावर दे दी, फिर राज्य सरकार को, फिर प्रधान को। नहीं, वो कहते थे प्रधान को ज्यादा दो। क्यों? क्योंकि देश की जान बान शान गाँव में बसती थी। बापू की भाई अलग सोच थी। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन ये किसका सपना था? बापू का सपना था। बापू मतलब आप तारक मेहता के बापू जी मत समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। फिर आप वहाँ पे आप चंपा के चाचा के बात मान ले, बोले उनके जेठलाल के बापू जी ने कहा था। नहीं नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात कौन करता था? हमारे देश के बापू हमारे महात्मा गांधी जी करते थे। अब हम आर्टिकल 43 देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग के बारे में कहा गया है। कुटीर क्या? आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों के बारे में कहा गया है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे क्या है हमारे देश के गांव के लोगों को, शहर के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आर्टिकल 43 जो कि डीपीएसपी में उल्लेखित है, वो क्या कहता है? कहता है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। कुटीर उद्योगों की स्थापना, क्या? कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। और आर्टिकल 43 का ए वाला क्या कहता है? आर्टिकल 43 का ए नंबर क्या कहता है? ए नंबर कहता है कि उद्योगों में सिर्फ मजदूर को ये नहीं कि वो ईंट पत्थर धोए, ईंट पत्थर उठाने का काम नहीं मिलना चाहिए सर। उद्योगों में मजदूर को मैनेजमेंट का कार्य भी मिलना चाहिए। मतलब उद्योगों में मजदूर प्रबंधन को भागीदारी भी मिलनी चाहिए, मजदूर को मैनेजमेंट भी मिलना चाहिए उद्योग में। ये नहीं है कि सिर्फ वो ईंट पत्थर धोने का ही कार्य करे। तो 43 का ये बोलता है कि उद्योगों में
उद्योगों में मजदूर को प्रबंधन की भागीदारी मिलनी चाहिए। किसकी? प्रबंधन की क्या मिलनी चाहिए? भागीदारी मिलनी चाहिए। इससे भागीदारी, उद्योगों में मजदूर प्रबंधन की भागीदारी। ठीक है। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों की स्थापना। 43 का ही उद्योगों में मजदूर को क्या मिलनी चाहिए? मजदूरों को, मजदूरी नहीं भाई, मजदूरों को प्रबंधन की भागीदारी मिलनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट का कार्य भी मिलना चाहिए। और 43 का भी बोलता है सहकारी समितियों को क्या मिलना चाहिए? बढ़ावा मिलना चाहिए। सहकारी समितियों को बढ़ावा। इसके तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा की बात कौन सा संविधान संशोधन कहता है? संविधान संशोधन था 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। क्या कब आया? 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया। कब? प्यारे साथियों 2000। एक मिनट ये मारकर, काहे को हमसे नाटक करता हो? काहे को नाराज हो? ससुरा सब नाराज चल रहे हैं हमसे। हाँ 2011 में आया। क्या? 97वां संविधान संशोधन, जिसने ये कहा था कि सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बढ़ावा मिलना चाहिए। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी और आप बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ, बहुत ही अच्छे ध्यान के साथ ध्यान केंद्रित करके पढ़ रहे होंगे। बहुत मजा आ रहा होगा भाई साहब। चलो आपको कुछ आज गाना सुना देते हैं। वो कहते हैं क्या, हम कहते हैं आंखें खुली या हो बंद। क्या मजा आ रहा है ना? आंखें खुली या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, प्यार कैसे होता है। मजा आया गाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों आर्टिकल 44 की चर्चा करते हैं। बहुत ही सबसे मैं कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया। आर्टिकल 44 और आर्टिकल 48 बहुत ही ज्यादा। 40, 44, 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? 40, 44, 48 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई ठीक है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? आर्टिकल 44 तो भाई देखो सीधा बोलता है भाई। क्या बोलता है? बोलता है, एक मिनट, हाँ आर्टिकल 44 बोलता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। क्या? सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 44 बोलता है। समान नागरिक संहिता की बात करता है, मतलब समान कानून की बात करता है। सभी व्यक्तियों के लिए संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए। ये आर्टिकल 44 बोलता है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात कौन करता है? आर्टिकल 44 करता है। मतलब समझा दिया आपको कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। प्यारे साथियों
आज मुझे कुछ काम आ जाने के कारण आज यहीं तक हम डीपीएसपी की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 48 से हम डीपीएसपी की जो अगली क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 48 से। तो जब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय माता दी। बोलिए वंदे मातरम। ठीक है प्यारे साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।